चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ ईथेन। तो ध्यान देना, ईथेन का जो लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर होता है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। तो उस कॉन्फॉर्मेशन में अगर फिगर को आप ड्रॉ करते हो तो आपका जो आगे का कार्बन उसका एच का पोजीशन हम ऐसे दिखा देंगे, तो पीछे वाला कार्बन जिसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें जो पोजीशन होगा वो पोजीशन आप इस तरह दिखा सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि जो दोनों कार्बन के एच का जो प्लेन है उसके बीच का जो एंगल होगा थीटा, इसके ऊपर थीटा होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो डायहेड्रल एंगल का वैल्यू होगा इसका होगा 0 डिग्री। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें एक रिएजेंट का पार्ट मिसिंग दिया हुआ है। तो बोला गया है कि इस रिएक्शन में जो रिएजेंट का पार्ट मिसिंग है उसको आपको पहचानना है। तो ध्यान देना, ये रिएक्शन बेसिकली कौन सा रिएक्शन है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में एसिड के सॉल्ट में हम डालते हैं सोडा लाइम यानी NH प्लस CaO डालते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें होता क्या है, ये पूरा पार्ट हटा करके यहाँ पे H ऐड कर देते हो, यानी आपका जो एक इथेन का फॉर्मेशन होता है एक कार्बन कम वाला, यानी यहाँ पे एक ऐसा अल्कीन बनेगा जो आपके सॉल्ट से एक कार्बन क्या होता है, कम होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अल्किन के प्रिपरेशन मेथड से डाटी एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डाटी आप सिंपली सही कर सकते हो अगर आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड रिएक्शन के थ्रू आप किस अल्किन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, अगर वुड रिएक्शन को थोड़ा सा हम लिख के दिखाएं तो आप उसमें क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट होता है RX होता है, उसमें आप ऐड करते हो सोडियम और सॉल्वेंट होता है ड्राई ईथर। तो इसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका जो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप आपस में ही क्या होगा, क्लब करता है सेम पोजीशन से। तो सोडियम हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा और R ग्रुप क्लब करके आपका अल्केन बनाएगा R। और यहाँ पे जिस पोजीशन से X का लिंकेज है उसी पोजीशन में कार्बन आपस में लिंक करता है। तो इस केस में होता क्या है कि जो आपका अल्केन बनेगा उसमें नॉर्मली होता है कि अल्किन बनता है उसमें कार्बन का नंबर इवन होगा, कार्बन क्या होगा, इवन होगा। तो आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म करने वाला है जो भी अल्किन बनेगा। तो एन हेक्सेन बन सकता है, कैसे बन सकता है? तो अगर आपके पास इस तरह का हालाइड लोगे तो आपका अल्किन बन जाएगा। आपका ब्यूटेन बन सकता है, ब्यूटेन कब बनेगा, जब इस तरह का आप हालाइड लोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन बन सकता है, कैसे बन सकता है? तो आपका हालाइड अगर ऐसा लोगे, इस तरह का हालाइड लोगे तो उसको अगर सोडियम डाइथर से ट्रीट करते हो तो आपका बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या बनने में है, हेप्टेन बनने में इशू है कि हेप्टेन बनने के लिए इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, तो आपके पास कोई भी ऐसा अल्किन नहीं हो जिसका यूज़ करके आप हेप्टेन बना सकते हो। तो वुड रिएक्शन का यूज़ करके आप हेप्टेन को गुड एल्किन नहीं बना सकते हो। अगर आप ट्राई करोगे ऐसा कि एक मॉलिक्यूल आप लेते हो प्रोपाइल वाला और एक मॉलिक्यूल लेते ब्यूटाइल वाला, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका एक मिक्सचर क्रिएट होगा। मतलब इसमें क्या होगा, एक तो बनेगा, इससे बन जाएगा आपके पास हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका एन ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मिलेगा तो बीच में बन जाएगा एन हेप्टेन। बट यहाँ पे पूरा का पूरा एन हेप्टेन नहीं बना, वहाँ पे क्या है, हेप्टेन एक पार्ट बनेगा, यानी एक मिक्सचर क्रिएट होगा जिसमें हेक्सेन भी होगा, ऑक्टेन भी होगा और आपका हेप्टेन भी होगा। तो इसका इल्ड होगा बट इल्ड क्या हो, अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, यानी ऑड नंबर वाले अल्केन को हम लोग वुड रिएक्शन से गुड इल्ड में नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग बोला गया इन चारों में से कौन सा अल्केन है जिसमें आप क्लोरीनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपका सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म करता है। तो ध्यान देंगे, अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें जो आपका कंपाउंड का फिगर बनेगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, तो ऐसा कुछ बनने वाला है।
तो इस फिगर में आप देखोगे कितना डिफरेंट पोजीशन है। तो ए पोजीशन को 1 बोलोगे तो यही 1 होगा, 1 होगा, और ये पोजीशन 2 होगा, ये पोजीशन 3 होगा। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट पोजीशन है, तो इसमें टोटल 3 तरह का मोनोक्लोरोपोड बनने वाला होगा। अगर आप न्यू पेंडेंट का बात करते हो तो न्यू पेंडेंट का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो आप कैसा दिखेगा? तो न्यू पेंडेंट में ध्यान देना सारा जो पोजीशन है आइडेंटिकल पोजीशन है, इसमें क्लोरीन कहीं भी लगा दो सेम बनेगा। यानी ये पोजीशन 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो चारों 1 पोजीशन है, कहीं भी जोड़ोगे तो आपका जो मोनोक्लोरो फॉर्म करेगा सेम बनने वाला है, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। तो एन पेंडेंट जब होगा तो उसको आप ड्रॉ करो। तो एन पेंडेंट में होता है क्या है, CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 2 और ये 3, ठीक है। तो इसमें 3 मोनोक्लोरो पॉसिबल होगा। अगर हम बात करते हैं आइसोपेंडेंट का, तो आइसोपेंडेंट का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो ये फिगर ऐसा होगा। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। यानी यहाँ पे 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, तो इसमें 4 मोनोक्लोर बन सकता है। तो सिंपली क्या करना है, आपको फिगर को ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन काउंट करना है, जितना डिफरेंट पोजीशन होगा उतना मोनोक्लोरो का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक कंपाउंड ए लिया हुआ जो कि हाइड्रोकार्बन है, अब बोला है कि हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएजेंट होगा Br2 हीट होगा या तो Br2 सनलाइट होगा, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना तो यह क्या होगा, उस हाइड्रोकार्बन से आपको H को निकालना पड़ेगा, ठीक। और बोला है कि इसको ऐसा करने पे मेरे को मिलता है अल्काइल ब्रोमाइड, यानी आपको RBr मिलने वाला है। इसका मतलब अल्काइल ब्रोमाइड मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अल्केन होगा। अगर अल्केन का आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तभी तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा ना जी। अल्किन अल्काइन का करने से अल्काइल ब्रोमाइड तो नहीं बनने वाला सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। इसका मतलब आपको हिंट से मेरे को मिल चुका है कि आपका जो अल्काइल ब्रोमाइड यानी आपका हाइड्रोकार्बन जो ए होगा अल्केन फैमिली का होगा। अब बोला है कि इस अल्काइल ब्रोमाइड को हम जब वुड रिएक्शन के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं इनटू गैसेस हाइड्रोकार्बन, तो उसमें जो आपका अल्केन बनेगा, तो ध्यान देना अगर इसमें वुड रिएक्शन करते हैं तो ये वुड रिएक्शन से क्या होता है, आपका जो अल्केन बनेगा RR, यानी ये अल्केन क्रिएट होने वाला है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस अल्केन में आपका कार्बन का नंबर जो होगा 4 से कम होगा। तो पहली बात जो है आपका ऑप्शन ए और बी आपका कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्काइन और अल्कीन है। तो हम लोग पता कर चुके थे कि जो भी आपका कंपाउंड ए होगा वो अल्केन फैमिली से होगा। अब ऑप्शन सी और डी में से अगर देखते हैं तो सी में से अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे तो बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, और उसका वुड रिएक्शन करने के बाद इसमें जो अल्केन यानी जो हाइड्रोकार्बन क्रिएट करेगा वो करेगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, आपके कार्बन जो कंपाउंड में बनेगा हाइड्रोकार्बन में उसका नंबर 4 से कम होना चाहिए। तो डी में अगर तुम करते हो ब्रोमिनेशन तो CBr बनेगा, और इसका वुड रिएक्शन के बाद बनेगा CC यानी इथेन बनेगा, जो कि 4 कार्बन से कम है, 4 कार्बन से कम है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ध्यान देना जब भी बात करते हैं हम कॉन्फॉर्मेशन का, तो कॉन्फॉर्मेशन बनता है क्यों है, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड रोटेशन होता है उसके कारण बनता है। तो इस प्रोसेस में जो हर कार्बन का अपना बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपका थीटा में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। बस क्या होता है कि जो डायहेड्रल एंगल होता है, डायहेड्रल एंगल मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन के जो प्लेन में, ये प्लेन का बात कर रहे हैं, इस प्लेन का बात कर रहे हैं, और कोई दूसरे प्लेन का यहाँ हम बात कर लेते हैं, जैसे इसका इस प्लेन का हम बात करें, तो बॉन्ड के प्लेन के बीच का एंगल चेंज होता है, तो आपका डाईहेड्रल एंगल बस चेंज होता है।
डायहेड्रल थीटा यानी एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मर्स में आपका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा बस डायहेड्रल एंगल। तो ऑप्शन जो सी होगा आपका करेक्ट होगा, यानी बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ऑप्शन ए में क्या था, बॉन्ड एंगल चेंज करेगा, रॉन्ग। ऑप्शन बी में क्या था, दोनों चेंज करेगा, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन डी में क्या था, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। मूव करते हैं बच्चों लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपसे यहाँ बोला गया है कि इथेन का स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, तो आपको देना है ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो हर स्टेटमेंट में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना, तो ध्यान ना जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है वो इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। स्टैगर्ड इक्लिप्स में स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टैगर्ड में क्या होता है, टोर्सन स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब टोर्सन स्ट्रेन क्या होता है समझा यहाँ पे। तो दो कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो इस बॉन्ड का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, एक क्लाउड का जो रिपल्सन के कारण जो स्ट्रेन बिल्ड होता है, इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं टोर्शनल स्ट्रेन। तो बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि आपका H थोड़ा सा डिफर रहे, मतलब सेम प्लेन में ना हो, दोनों H सेम प्लेन में ना हो, यानी थोड़ा थीटा अलग हो, तो स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा। और जितना क्या होगा, दोनों एच का प्लेन सेम हो जाएगा, उतना स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन नहीं बढ़ेगा, तो उसको अटेंड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो टोर्शन स्ट्रेन का मतलब सिंपल होता है कि एडजेसेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रेन बिल्ड होता है, उस स्ट्रेन को बोलते हैं टोर्शन स्ट्रेन। तो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपका टोर्शन स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो बच्चों लोग अगर इसको आप देखते हो, तो आपका जो इसका जो सही आंसर होगा, ये होगा बी, द स्टैगर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि स्टैगर कॉन्फॉर्मेशन हैज़ नो टोर्शनल स्ट्रेन, नो टोर्शनल स्ट्रेन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट एनालिसिस होगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने नॉर्मल ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसमें कौन सा स्टेबल होगा। तो ध्यान ना, आपको पता है कि नॉर्मल ब्यूटेन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो आपका जो पहला है गाउचे टाइप का है, इसमें बल्कि ग्रुप जो है पास है, ठीक है। मतलब थीटा यानी उनके बीच का डायहेड्रल एंगल क्या है, 60 डिग्री है। जो आपका बी वाला ऑप्शन है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी, या बोलते हैं फुल्ली स्टैगर्ड। इसमें जो बल्कि ग्रुप है दूर है, बल्कि ग्रुप क्या है, दूर है, यानी इसमें स्ट्रेन का वैल्यू सबसे कम होगा। जो सी है आपको दोनों मिथाइल ओवरलैप कर रहा है, तो क्या होगा, फुल्ली क्लिप्स होगा। ऑप्शन जो डी होगा, डी में आपका एच और मिथाइल ओवरलैप करते क्या होता है, पार्सली क्लिप्स होता है। तो इन सब में देखोगे तो सबसे स्टेबल कौन सा होता है, इन सारे में सबसे स्टेबल जो होगा वो सबसे स्टेबल होगा ऑप्शन बी। जब बल्कि ग्रुप सबसे दूर है, यानी यहाँ पे जो टोर्शन स्ट्रेन होगा या तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा, दोनों क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो ऑप्शन बी सबसे स्टेबल होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग बोला गया है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन को हम गैसेस हाइड्रोकार्बन में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है, और गैसेस हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन का नंबर घटाना है, ठीक है। तो कार्बन कम करने का सिंपल तरीका होता है, इसको हीट कर दो। हीट करो तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन टूटेगा, तो स्मॉल हाइड्रोकार्बन ब्रेक करेगा, तो क्या होगा, गैसेस फॉर्म में ऑलरेडी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीटिंग का मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग करना। तो इस मेथड का नाम होगा क्रैकिंग। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने इथिलीन ग्लाइकोल का 4 कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया हुआ है, बोला कि कौन सा सबसे स्टेबल होगा। तो ध्यान ना, इथिलीन वाले में आपका जो गॉचे पोजीशन में होता है OH, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉसिबिलिटी होता है, तो यहाँ का H इस O के साथ H बॉन्ड बना लेगा। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग आपका सिस्टम यहाँ पे स्टेबलाइज कर जाता है। तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, गॉचे फॉर्म। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, नॉर्मली एंटी फॉर्म को स्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, बट ड्यू टू H बॉन्डिंग आपका गॉचे फॉर्म क्या होता है, एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाता है इस केस में।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद कर लेना है कि इथिलीन ग्लाइकोल में आपका गॉचे फॉर्म का स्टेबिलिटी हाईएस्ट होता है, इवन आपके एंटी फॉर्म से भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन का डायहेड्रल एंगल कितना होता है। तो ध्यान देंगे, स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो एच के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो डायहेड्रल एंगल जो होता है यानी जो उनके प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसका वैल्यू होता है 60 डिग्री। ठीक, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस रिएक्शन में आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा इन गुड इल्ड। तो ध्यान देना, पहला रिएक्शन तो है इसमें क्या है, आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो इसमें आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हटा। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि क्लोरीन को आप हीट करोगे अल्कोहल में तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास हाइड्रोकार्बन का पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा। सी ऑप्शन में बेसिकली आप कर रहे हो कोबाल्टाइसिस। तो कोबाल्टाइसिस करते हो तो उसमें होता क्या है कि आपका अगर एसिड को सॉल्ट का हम हीटिंग करें, इलेक्ट्राइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें होता क्या, ये पूरा हट के आपका जो ए आर है ये खुद को डबल करके आपका हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा। यानी ऑप्शन सी जो है बेसिकली क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें आपको हाइड्रोकार्बन एक अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन डी देते हैं तो डी बेसिकली हुंसडिगर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये पूरा हट के आपका आई आ जाता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन डी में भी क्या होगा, आपको हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉमर्शियल गैसोलीन में किस तरह का हाइड्रोकार्बन ज़्यादा डिजायरेबल होता था। ना, जो कमर्शियल गैसोलीन होता है उसके फ्यूल इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम एक नंबर डिसाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं हम लोग ऑक्टेन नंबर। तो जिस हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा वो बेटर फ्यूल की तरह यूज हो सकता है इन फॉर्म ऑफ गैसोलीन। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है कहीं ना कहीं ब्रांचिंग के प्रोपोर्शन होता है। तो जितना ब्रांच ज़्यादा होगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपसे इसका जो आंसर होगा ये होगा ब्रांच हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ब्रांच हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, हाई होगा, इन बेटर गैसोलीन की तरह काम कर सकता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। अच्छा, ऑक्टेन नंबर जो आपके सिलेबस में नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन आने का चांसेस क्या है, काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, तो बच्चों लोग मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन किसको बोलोगे। तो ध्यान देना, ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें क्या होता है, दो जो बल्कि रूप मिथाइल है दोनों कार्बन का जस्ट उल्टा होना चाहिए था, यानी यहाँ बात समझे। तो ये हो गया आपका सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन। अभी क्या है, तो ये है आपका एंटी, या बोलते हैं इसको फुली स्टैगर्ड, या बोलते हैं इसको फुली स्टैगर्ड। तो आपके ऑप्शन में ना एंटी है ना फुली स्टैगर्ड है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फुली स्टैगर्ड। तो फुली स्टैगर्ड जो होगा, तो फुली स्टैगर्ड ऑप्शन में अगर नहीं है तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, तो ऑप्शन टिक करोगे ऑप्शन बी स्टैगर्ड। ठीक है, तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग जब भी हम लोग फ्यूल का कंबशन करते थे तो इंजन से एक नॉकिंग साउंड आता था, तो उस नॉकिंग साउंड को बंद करने के लिए हम एक एंटी नॉकिंग एजेंट का यूज करते थे। तो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है उससे पूछा गया था। तो ये होता है TEL, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लीड, यानी लेड के साथ 4 इथाइल ग्रुप को आप ऐड कर दो। तो इसको यूज किया था इंजन में, यानी कि फ्यूल के साथ इसको हम यूज करते थे एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी जो नॉकिंग साउंड आता था इंजन से उसको ये बंद करता था। बट अब ये इसको यूज़ करना कम कर दिया गया है ड्यू टू हेल्थ इशू। तो आपको ये पता होना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पुराना है, अब इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए था कि हम किस एजेंट का यूज़ करते थे एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन जो है
उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान देना, जो हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से लिंक होगा, यानी जहाँ पर रेडिकल जितना स्टेबल होगा, उस हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होता है। ठीक है, तो सिंपली बोल सकते हो इसको, रिएक्टिविटी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा रेडिकल स्टेबिलिटी। रेडिकल स्टेबिलिटी, जहाँ रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ का जो एच है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। बात समझे? तो सबसे ज़्यादा रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा? टर्सरी। टर्सरी के बाद क्या होगा? सेकेंडरी, फिर क्या होगा? प्राइमरी। यानी ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट। तो सिंपल सा था कि आपके डिफरेंट एच के रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया था, तो जहाँ पे एच को निकालने के बाद रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ पे एच को हम ज़्यादा रिएक्टिव बोलते हैं, वहाँ से निकालना उसको क्या होगा? आसान होता है। ठीक है, तो आपका रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी। तो वही चला जाएगा आपके एच के यानी हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये था उस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में